ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स एट जीन लेवल जो है इनको हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं। क्योंकि ये जो इस लेवल की पहली जो हमारे फंडामेंटल्स थे ये जॉन मेंडल ने, सर जॉन मेंडल जो था इसने डिस्कवर किया है। तो जॉन मेंडल जो कि हेज़नड्रॉप में पैदा हो गया था मोरावियन सिलेसियन बॉर्डर पे, तब एक ऑस्ट्रेलिया के अंडर आता था जो कि अब चेक रिपब्लिक के अंदर है। एक ऑस्ट्रियन मोंक था या स्टेटिस्टिशियन, मैथ के स्टेटिस्टिशियन थे, जिसने हाइब्रिडाइजेशन जो है एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पी पे फ्रॉम 1856 टू 1863। तो अपनी 7 साल जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की रिज़ल्ट जो है ये एक जर्नल जिसका नाम है द प्रोसीडिंग्स ऑफ बर्न सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये इस जर्नल में अपनी जो है रिज़ल्ट्स जो है वो पब्लिश करता है विद द टाइटल एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिड्स। तो ये जो इसकी एक्सपेरिमेंट्स थे इससे मेंडल दुनिया के सामने अपनी फंडामेंटल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये एक्सप्लेन कर पाया, जिसको हम आज कल फेमसली क्या इसके नाम से जाने जाते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वगैरह। लेकिन बदकिस्मती की बात ये थी कि 1856 से 63 के दौरान जब इसने एक्सपेरिमेंट किया था, इसका काम जो है ये अननोटिस्ड रह गया लगभग 1900 के शुरुआत तक, यानी कि 20वीं सदी के शुरुआत तक। ख़ास इसका वजह मैंने पहले बताया, क्योंकि डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है ये तभी आया था 50s में, 1850s में। तो सारे साइंटिस्ट जो है वो ज़्यादातर उसकी तरफ जो है उनका ध्यान लगी हुई थी। तो 1901 से 5 तक 3 अलग अलग साइंटिस्ट, होगो डी वेरिस हॉलैंड के, कॉरल कॉरेंस जर्मनी के एंड एरिक शर्माक जो है ऑस्ट्रिया का, इन्होंने मेज़ है, पीस, बीन, इन पे इंडिपेंडेंटली एक्सपेरिमेंट किया और इनके रिजल्ट्स भी बिल्कुल जो मेंडल ने किया था वैसा ही इनको यहाँ रिज़ल्ट आया। तो इससे मेंडल का जो काम है वो खुल के सामने आ गया। तो इन 3 को हम इसलिए रीडिस्कवरर्स ऑफ मेंडलिज्म कहते भी हैं। एडवांटेज क्या था, क्यों मेंडल, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर सिलेक्टिंग दीज गार्डन पी बाय मेंडल। तो इसका एक वजह ये था कि इसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको 10 साल लग जाएगा। शॉर्ट लाइफ स्पैन इसकी कुछ ही महीने में लाइफ स्पैन इसकी कंप्लीट हो जाते हैं और इजी है ग्रो करने के लिए, खुद क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको आप ह्यूमन इंटरवेंशन करके इसको फ्लावर्स को आप मेल फीमेल पार्ट्स को आप कवर कर सकते हो पॉलीथीन के ज़रिए वगैरह, ठीक है, या डस्टिंग कर सकते हो पोलन। सेल्फ पॉलिनेट ये प्लांट पहले से होता था। डिप्लॉयड प्लांट है, तो डिप्लॉयड प्लांट मतलब इसमें 2 क्रोमोसोम्स होंगे, सोमेटिक्स कंडीशन इसमें, गेमेट्स में इसमें जो है एक ही क्रोमोसोम होगा ऑब्वियसली। तो 2n इसका है, तो इसका मतलब 7 क्रोमोसोम तो इसकी हैप्लॉयड स्टेट में गेमेट्स में होगा। डिप्लॉयड प्लांट थे और जो भी कैरेक्टर्स उन्हें स्टडी किया था वो कंट्रास्ट थे, जैसे कि अपोजिट, टाल हाइट अगर होगा तो डार्क जो है इसकी अगेंस्ट कैरेक्टर था दूसरा वाला। तो बहरहाल ये कुछ एडवांटेजेस थे या रीजन्स थे कि मेंडल्स ने पी प्लांट चुन लिया। तो वो 7 कैरेक्टर्स क्या थे जो मेंडल्स ने पी प्लांट में सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। एक तो कैरेक्टर ये था हाइट ऑफ स्टेम, जिसमें डोमिनेंट वाला टाल था, रिसेसिव डॉफ, फ्लावर कलर था रेड जो है इसमें डोमिनेंट, वाइट जो है रिसेसिव। फ्लावर की पोजीशन, तो पोजीशन जो है ये ऑक्सिलरी जो है जब एक्सिल में होगा, अगर टर्मिनल किसी सिस्टम या शूट के एंड पे होगा तो टर्मिनल हम कहते हैं। और इसके अलावा फ्रूट चूँकि इसमें हम पॉड कहते हैं इस टाइप के फ्रूट को, तो फ्रूट शेप जो है वो इन्फ्लेटेड, डोमिनेंट, कंस्ट्रिक्टेड, इनमें जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर था इसमें। फ्रूट की कलर की जहाँ तक बात है, यानी जो मटर हम खाते हैं उसके बाहर का जो छिलका होता है उसकी कलर ग्रीन डोमिनेंट, येलो इसका रिसेसिव। सीड की शेप जो अंदर होते हैं राउंड डोमिनेंट, रिंकलेड जो है रिसेसिव कैरेक्टर। तो सीड कलर जो है वो येलो और ग्रीन डोमिनेंट और रिसेसिव के साथ। तो ये 7 कैरेक्टर जो है ये मेंडल ने अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए जो ख़ास महसूस चुन लिया था इस गार्डन पी पे। तो इसके सक्सेस की रीजंस क्या है, क्या वजह है कि मेंडल जो है इस पर सक्सेस हो गया।
सक्सेस का पहला वजह ये था कि उसने सिलेक्शन ऑफ मटेरियल जो है वो करेक्ट किया। अगर जैसे कि गार्डन पी उसके बजाय कोई ऐसा प्लांट करता जिसकी लाइफ स्पैन 4 साल हो 5 साल हो, तो मुमकिन है कि वो इसमें जो वेरिएशंस आता था वो स्टडी नहीं कर सकता था। दूसरी बात ये थी खुद स्टेशन थे, तो इसलिए एनालिसिस करना उनको मैथमेटिकली ये बहुत इजी हो गया। तीसरा इसका ख़ास वजह ये था कि डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करता था हर किसी रिकॉर्ड का, जनरेशन टू जनरेशन। और उसके अलावा एट अ टाइम इसने 1 या 2 ज़्यादा कैरेक्टर जो लेता था एक्सपेरिमेंट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। और तीसरा जो है वो लक था, क्योंकि लक फेवर्स द ब्रेव, तो ब्रेव तो ये था ही पहले। तो इसने क्या किया, इसके जो 7 कैरेक्टर लिए थे इनमें से खुशकिस्मती से कोई भी कैरेक्टर जो है इनमें लिंकेज टाइप की जो है फिनोमिनन्स इन्वॉल्व नहीं था। अगर इनमें किसी के साथ इस टाइप की लिंकेज टाइप की जो फिनोमिनन इन्वॉल्व होते तो शायद मेंडल को ये जो रिजल्ट्स नहीं आते। तो ये रीजंस है कि इसकी सक्सेस की। तो मेंडल की ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है हम ये पढ़ेंगे। यहाँ क्या किया कि एट अ टाइम जो है एक ही क्रॉस को जब स्टडी करते हैं हम इनहेरिटेंस में, तो उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जिसे कि 7 कैरेक्टर में कोई भी एक कैरेक्टर आप ले लो, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। यहाँ पे मैंने स्टेम हाइट ले लिया है, टी डिजिग्नेट्स फॉर टॉल, और स्मॉल टी जो है ये डॉर्फ जो है यानी शॉर्ट हाइट को ये डिजिग्नेट कर रहा है। जब हम इन दोनों को क्रॉस कर रहे हैं, एक पी जनरेशन जो है पेरेंटल जनरेशन में टॉल को एक डॉर्फ के साथ, ये मैंने यहाँ साइन कन्वेंशन मेल और फीमेल का दिया है, गेमेट्स बनेगा। तो यहाँ देख लीजिए F1 जनरेशन के लिए जो गेमेट्स बनेगा पहले पेरेंट से, क्योंकि गेमेट्स जो है इसमें क्योंकि और कोई पॉसिबल ही कम्बिनेशन ही नहीं है, तो यहाँ इस इंडिविजुअल में गेमेट्स यही किस्म के 2 बने, यही 100% इसी किस्म के बनेंगे, यहाँ पे भी 100% इसी किस्म के बनेंगे। बहरहाल F1 जनरेशन में आप देख लीजिए, जब इस तरह से एक स्क्वायर टेबल बनाया जाता है इजी के लिए हमारे, इसको हम पोनेट स्क्वायर जो है बोलते हैं। तो इसके लिहाज से हमने एक साइड में इसका गेमेट्स लगा दिया और दूसरी साइड में इसके, तो ये आपके पास जो F1 जनरेशन में जो ये इस कैरेक्टर को लेके जो इंडिविजुअल्स आएगा उसमें इस तरह का आएगा टी और टी, यानी कि व्हेन वी क्रॉस टाल प्लांट विद डॉर्फ प्लांट, हमारे F1 जनरेशन में 100% इसको टाल आ गया मेंडल को, ठीक है 100% टाल। तो ये देख लीजिए, इसका मतलब ये नहीं यहाँ 4 ही इंडिविजुअल्स आ गए, ये याद रखेंगे, यहाँ 4 इंडिविजुअल्स नहीं है, ये परसेंटेज की टर्म में इसको, यानी कि इस टाइप की गेमेट्स में ये पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब ये मिसाल पर ऐसा कंडीशन से ऐसा मिसाल है, मान लो यहाँ पे अगर 100 इंडिविजुअल है तो 100 का 100 जो है, यानी इन गेमेट से अगर 100 प्लांट पी का बनाया होगा तो 100 का 100 जो है इसको क्या आ गया, टाल आ गया। अब जब वो इसी F1 जनरेशन को जो टॉल आ गया, इसको सेल्फ पॉलिनेट करता है, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ इनको क्या कराता है, क्रॉस करवाता है। तो यहाँ गेमेट्स तो ओबियसली इस तरह बनेंगे, क्योंकि यहाँ जो है ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ रहा है, तो 50% गेमेट्स में ये वाला जाएगा, 50% गेमेट्स में इस टाइप की ये चला जाएगा। क्योंकि डिप्लॉयड है तो इसमें दोनों, यानी एक जीन जो है मेल पेरेंट से दूसरे फीमेल पेरेंट से आया होगा तो वो से अलग हो जाएगा मियास या गेमेट्स के वक़्त यहाँ पे भी। तो बहरहाल F2 जनरेशन के लिए जो पोनेट स्क्वायर टेबल बनेगा वो इस तरह का कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये गेमेट्स आपने यहाँ लगा दो, इसकी गेमेट्स यहाँ लगा दो, तो टॉल ये भी, क्योंकि यहाँ से इस तरह से कम्बिनेशन आ रहा है ये भी, और लास्ट में यहाँ डॉर्फ दोबारा आ गया। तो व्हेन प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड टॉल, और उसके बाद डॉर्फ फिर से निकल आ गया, यानी कि जो ये डॉर्फ पेरेंट्स का एक कैरेक्टर था P जनरेशन में, वो F1 जनरेशन में तो छुप के रह गया, लेकिन वो छुपा रहा इसका मतलब कहीं, लेकिन F2 जनरेशन में वो फिर से निकल के सामने आ गया। अब इस टॉल में अगर आप देखेंगे तो जीन के हिसाब से इसमें टी टॉल वाली, यानी हेटेरोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस टॉल सिर्फ एक, और रेसेसिव जो होमोजाइगस डॉर्फ है वो सिर्फ एक। यानी कि अगर यहाँ 100 इंडिविजुअल्स होंगे, 100 इंडिविजुअल्स में, ठीक है, तो 100 इंडिविजुअल्स में क्या होगा, इसमें 50% जो है वो इस तरह हेटेरोजाइगस टॉल होगा, 25% जो है होमोजाइगस टॉल होगा, और 25% जो है वो क्या होगा, ये रिसेसिव डॉर्फ होगा। यानी कि टॉल जो है कितने
ये 50 प्लस 25 यानी 100 इंडिविजुअल्स अगर हो 50-25 हो गया 75 टॉल होगा और सिर्फ छोटे जो है वो कितने इंडिविजुअल्स होंगे 100 अगर मानेंगे तो 25 होगा। ये इस तरह से इसको ये एक्सपेरिमेंट में इस तरह से आ गया। तो फेनोटाइपिक रेशो इसको इस तरह से कुछ आ गया 3:1 यानी 3 कहने का मतलब है कि टॉल जो है वो 75% और 25% जो है इसको 100 में से 25% सिर्फ क्या आ गया इसको डॉर्फ आ गया F2 जनरेशन में। तो यही लिखा गया है। इसमें भी अगर आप जीनोटाइपिक हिसाब से तो 1:2:1 आ रहा है, लेकिन फिनोटाइपिकली यानी बाहर से जो एक्सप्रेस होगा उसको हम फिनोटाइप कहते हैं जीन की इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया। अब बहरहाल इस टेस्ट से हमें कंक्लूड कुछ करना है, जैसे कि मोनोहाइब्रिड से हमें कंक्लूजन ये निकलता है कि लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर्स या पेयर्ड फैक्टर्स, एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर या एलील। उसको लगा कि हर एक कैरेक्टर को एक पेयर ऑफ जीन्स है, जैसे कि यहाँ दिखाया है कि टॉल है, टॉल में देखो है ना, हर किसी कैरेक्टर के लिए यानी डॉर्फ है, यहाँ पे भी पेयर ऑफ जीन्स है। तो इस तरह से दिखाया है। तो ये इसको लगा कि हर एक कैरेक्टर को शायद दो जीन जो है, एक ही जीन के 2 फॉर्म जो है वो कंट्रोल करता है, जिसको एलील्स कहते हैं। यूजुअली इसमें एक्सेप्शंस है, आगे जाके यूनिवर्सल लॉ नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें मल्टीपल एलिज्म, पीलियोट्रोपी, एपिस्टैटिस के केस में ये इसके अगेंस्ट जो है आ जाता है। बहरहाल दूसरा इसमें से निकल के आ गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि पेयर ऑफ जीन्स में से एक जीन जो है वो एक्सप्रेस होता था, दूसरा जो है सप्रेस होता था। जैसे हेटेरोजाइगस कंडीशन में अक्सर देखो, इन हेटेरोजाइगस कंडीशंस 1 एलील इज मास्क्ड, जिसको हम रिसेसिव कहते हैं, एक जो है वो खुद को शो करता है, जिसको हम डोमिनेंट कहते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आ गया। इसमें भी एक्सेप्शन से आगे जाके ये मेंडल को बेशक इसमें नहीं आया होगा, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स में इसमें एक्सेप्शंस या बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसमें एक्सेप्शन है, जैसे को डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इसमें दोनों एलील्स इनकम्प्लीट में तो दोनों जो है डोमिनेंस नहीं कर पाता है, शो नहीं दिखा पाता है। को डोमिनेंस में दोनों डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है। बहरहाल ये इसमें भी वेरिएशन आ जाएगा उस केस में। और तीसरा जो इसमें से निकल के आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गेमेट्स या प्योरिटी ऑफ गेमेट्स भी हम क्यों कहते हैं, ये लॉ यूनिवर्सल है, यानी कि गेमेट्स बनते वक्त एलील्स जो है पेयर में जो था वो अब सेपरेट हो जाता है, क्योंकि मियोसिस हो गया है गेमेट्स के दौरान, और गेमेट्स में हमेशा प्योर होता है, यानी कि एक ही एलील होगा, 2 नहीं होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ देख लीजिए, ये पेरेंट है, दोनों पेरेंट्स, ये हेटेरोजाइगस है, यानी कि इसमें एलील एक जो है वो चुपचाप बैठा है, सप्रेस रिसेसिव टॉल टी वाला जो है डोमिनेंट वो एक्सप्रेस हो रहा है। लेकिन जब गेमेट्स बन गया तो जो ये वाले फ्रैक्शन है वो 50% में ये वाला जीन चला जाएगा, एक पेरेंट्स से जो आया होगा, और 50% गेमेट्स में ये वाला चला जाएगा। तो गेमेट्स में ये बिल्कुल अलग हो गया खसलत दोनों, यानी टी वाला और स्मॉल टी, यानी रिसेसिव डॉर्फ वाला और टॉल वाला। तो यूं गेमेट्स हमेशा क्या होगा, प्योर होगा। तो ये एक यूनिवर्सल इसका लॉ है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स हम इसको कहते हैं। ये लॉ जो है ये हम एक्सप्लेन कर सकता है डायहाइब्रिड क्रॉस के वक्त भी। तो देख लीजिए डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है। यहाँ पे हम एक नहीं बल्कि एट टाइम 2 कैरेक्टर्स लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने 2 कैरेक्टर्स ले लिया है। सीड का शेप राउंड और रिंकलेट डोमिनेंट और रिसेसिव में, सीड कलर जो है पी का येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव, आर स्मॉल आर जो है यहाँ पे रिसेसिव को, WYY जो है कैपिटल। और तो इसके साथ व्हेन वी क्रॉस रेड और येलो वाले सीड को हम जब रिंकलेट और ग्रीन के साथ करता है तो बिल्कुल पहले की तरह जिस तरह वहाँ है F1 सारे जो है वो राउंड और येलो आ गया। उसके बाद उन्होंने सेल्फ कर दिया, F1 को दोबारा सेल्फिंग की आपस में इन इंडिविजुअल्स को। यहाँ 100 का 100% जो है आया, इसको F1 जनरेशन में राउंड और येलो आया, यानी कि जो डोमिनेंट जीन्स थे इनमें एक्सप्रेस करने लगा। उसके बाद जब सेल्फिंग किया तो यहाँ पे देख लीजिए एक चीज़, क्योंकि यहाँ पे जो इनके इंडिविजुअल्स इनकी जीन कुछ इस तरह से है RYY, तो इसमें कम्बिनेशन देखो गेमेट्स का अलग अलग बन रहा है। इसमें कुछ में 25% में ये टाइप आएगा, कैपिटल R स्मॉल, कैपिटल Y, फिर उसके बाद कैपिटल R स्मॉल y ये वाला, इसके बाद ये स्मॉल r और इसके साथ एक कम्बिनेशन 4 जो भी पॉसिबल कम्बिनेशन गेमेट्स की यहाँ पे बन रहा है, यानी 25% हो गया, 100% यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इस तरह से गेमेट्स बनेंगे। गेमेट्स को जब क्रॉस करेगा, ठीक है, आपस में किसके लिए, F2 जनरेशन लाने के लिए, जब इसका इनके F1 के गेमेट्स को इस तरह से पोनेट स्क्वायर बनाएगा तो बोलते हैं वहाँ हमें फेनोटाइप क्या आता है, राउंड येलो ये हमने लिया था, राउंड ग्रीन भी आ गया, ये तो पेरेंट्स लिए ही नहीं थे, पेरेंट्स हमने रिंकलेट और ग्रीन या राउंड और येलो लिया था, लेकिन यहाँ पे राउंड और येलो आ गया, ठीक है, पेरेंटल कैरेक्टर है। राउंड ग्रीन ये नहीं था, रिंकलेट येलो ये भी नहीं था पेरेंट्स में, रिंकलेट ग्रीन जो है
ये हमारे पास था। तो ये देखो किस तरह से आया, 9:3:3:3:1, इसमें एक नहीं लिखा गया है, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन यहाँ पे दिखाया गया है 9:3:3:1 की इसमें इसको आ गया, ठीक है। तो जो ये लॉ है इसके ज़रिए भी हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स या सेग्रीगेट बता सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो गेमेट्स में एट अ टाइम जो है क्या चला जा रहा है, गेमेट्स में RY और RY, यहाँ से भी यही बिल्कुल गेमेट्स जो है यहाँ पे भी आप प्योर देख रहे हो, मिक्स नहीं है। यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं है कि कैपिटल R और स्मॉल r भी यहाँ है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग यहाँ पे कैरेक्टर लिया है, इसलिए दोनों यहाँ पे गेमेट्स में शो किया है, अदरवाइज गेमेट्स यहाँ पे भी प्योर है। भाई इससे निकल के क्या आएगा, कंक्लूजन इस डायहाइब्रिड क्रॉस से हम ये कर सकते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई एलील्स या डिफरेंट जीन्स ले लेते हैं, तो जब वो गेमेट्स बनाना होगा या जब उनकी यानी कि एक जो कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इट स्टेट देयर एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, और जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनता है वो बनाएगा और बाहर निकल के आएगा। यानी यहाँ हम पेरेंट में येलो और राउंड लिया था और रिंकल्ड ग्रीन लिया था, सिर्फ ये कैरेक्टर्स थे, लेकिन इनमें बहुत सारे कैरेक्टर जैसे कि रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड राउंड और ग्रीन जो है ये नहीं लिया था, क्योंकि इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे थे, इसलिए ये निकल के आया। यानी कि राउंड वाला येलो के साथ मिक्स नहीं बैठा। ऐसा नहीं कि हम पेरेंट्स में भाई हम राउंड और येलो था तो अब हम हमेशा जो है इंडिविजुअल्स में ही रहना चाहिए, या रिंकल्ड ग्रीन था तो अब इंडिविजुअल्स में सिर्फ यही दो आना चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा। यानी कि ये इसके साथ मिक्स हो रहा है, ये इसके साथ मिक्स हो, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो के आ रहा है। तो यही बता रहा है कि एलील्स या डिफरेंट जीन्स के जो एलील्स है वो एक दूसरे के बिल्कुल इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ से निकल के आ गया। हालांकि इसका भी एक इसमें भी एक्सेप्शन आगे मिलेंगे, डिविएशन, जैसे कि लिंकेज है। लिंकेज के वक्त क्या होता है कि जो जीन पेरेंट्स में साथ होगा वो हमेशा आने वाले जनरेशन में भी साथ रहने की कोशिश करता है, वो लिंक्ड होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होगा। बहरहाल वो हम बाद में पढ़ेंगे बाद के लेक्चर्स में। इन सारे में हम बैक क्रॉस भी करते हैं। बैक क्रॉस हो गया जब हम F1 हाइब्रिड जो हमारे पास F1 जनरेशन आएगा उसको किसी भी पेरेंट के साथ जो है हम क्रॉस करेंगे दोबारा। टेस्ट क्रॉस कहता है कि अगर F1 जो हमारे हाइब्रिड है उसको होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ अगर क्रॉस करेगा तो टेस्ट क्रॉस हो गया। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ किया तो उसको हम आउट क्रॉस कहता है। ये दोनों इसी के टाइप है बैक क्रॉस के। तो ये क्रॉस क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो इंडिविजुअल हमारे पास है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, ये चीज़ देखने के लिए हम उसको क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।